प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसारिक तथा सखंडज। पिछले लेक्चर में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, जो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के इंसांग देता है तो उसके बिंदुओं से संबंधित सूत्र की सहायता से या सारणी की सहायता से उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आज हम देखेंगे उपसारिक तथा सखंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज़ आप ये जानिए कि जो सारणिक होता है, उस सारणिक किसी भी अवयव का जो उपसारणिक होता है वो भी एक सारणिक होता है। अब उस उपसारणिक को निकाला कैसे जाएगा? तो किसी भी अवयव का अगर उपसारणिक निकालना है तो उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। ऐसी समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले कि उपसारणिक का प्रतीक क्या होता है। जो उपसारणिक है, उपसारणिक जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और वो उपसारणिक मान लीजिए कोई ऐसा उपसारणिक है, उपसारणिक सारणिक है कोई, हमने ए मान लिया और इस ए में 4, 3, 2, 6, 8, 3 इस प्रकार के अवयव हैं और हमें किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो मान लीजिए कि हमें 6 का अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो इस 6 की स्थिति क्या है? आप जानते हैं किसी भी सारणिक के हर अवयव का कोई स्थान होता है जिसका नाम होता है A11, A12, A13, या उसको समान सी भाषा में ऐसे लिखते हैं। अगर कोई A बराबर इस प्रकार का सारणिक हो 2 × 2 कोटि का, जिसके अवयव A1 AIJ या A11 हो, A12 हो, A21 हो और A23 हो, और इसको समान रूप से ऐसे लिखा जाता है। अगर A एक सारणिक है तो वो एक प्रकार का ऐसे AIJ के रूप में परिभाषित रहता है, या तो एक अवयव हो या 2, 3, 4 जैसे भी हो, जिस पंक्ति जैसी तब लिखा। तो आप समझिए कि 6 का हमें उपसारणिक निकालना है तो क्या करेंगे? 6 की पंक्ति और स्तंभ छोड़ करके देखेंगे कौन सा अवयव आता है। ठीक, 6 की पंक्ति स्तंभ छोड़ने का मतलब, वैसे आपको ये जानना आवश्यक है कि किसी भी सारणी का उपसारणिक तब निकलेगा जब उस सारणी के कोटियों और स्तंभों की संख्या बराबर, कोटियों में स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर हम 3 × 3 कोटि कर लेते हैं। मान लीजिए 1, 8, 2, 1, 0 है। अब इसका हम लोग उपसारणिक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जितनी पंक्ति रहेगी उतने ही स्तंभ रहेंगे, तभी उसका हम लोग उपसारणिक निकाल सकते हैं। तो 6 से संबंधित, अब 6 का नाम क्या है? ये दूसरी पंक्ति में आता है, पहले स्तंभ में। तो इसको लिखेंगे A21 है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है और उसका मान है 6। ठीक है, अब A21 बराबर का मतलब हम इस 6 का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, या इसको हमने प्रतीक के रूप में कहा है M, तो M का मतलब हम इसको M21 लिखेंगे, क्योंकि 6 से संबंधित पंक्ति स्तंभ का नाम 21 है और ये उपसारणिक निकाल रहे हैं तो M21 लिखेंगे। अब M21 निकालने के लिए इस 6 के स्तंभ को छोड़ दीजिए, पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो 3, 2, 1, 0 बचेगा। इसको ऐसे लिखेंगे 3, 2, 1, 0। अब इसको क्या करना है? हल कर लेना है। तिरिया गुणा करते हैं ना वज्रगुणन से, 3 का 0 में गुणा 0 माइनस 1 का 2 में गुणा 2, और ये हमें मान देगा -2। ये है इसका मान। ठीक है, ये तो मान हमने ज्ञात किया था, लेकिन वास्तव में उपसारणिक M21 यानी कि 6 का उपसारणिक यही कहलाएगा। समझ आया? जब मान ज्ञात करना होगा तब इसको हल करके निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो वास्तव में जो उपसारणिक होता है वो उपसारणिक उसके किसी भी अवयव से संबंधित जो पंक्ति स्तंभ को छोड़कर ज्ञात करते हैं वही उस सारणिक का उपसारणिक कहलाता है। अब वो उपसारणिक भी एक प्रकार का क्या रहता है? सारणिक ही होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 6 का क्या निकाला? उपसारणिक। तो यह जो उपसारणिक आया है यह भी क्या है? एक प्रकार का सारणिक है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, सारणिक के बाद आते हैं सखंड। तो सखंड वास्तव में क्या होता है?
इस सखंड को कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको सी से भी व्यक्त करते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर ए लेकर के चलेंगे, ए। अब इसको कैसे समझेंगे? सखंड का अर्थ है कि यदि हम उस अवयव की जो उपसारणिक निकाल रहे हैं, उस अवयव के संबंधित पंक्ति और स्तंभों को लेकर के भी उसका चिन्ह प्रयोग किया जाए, तो वास्तव में इसका फॉर्मूला ये निकल कर आता है, ए बराबर ए आई जे बराबर ए, उससे संबंधित एक -1 की पावर लगाते हैं और इस पर आई और जे, इससे संबंधित जो अवयव होगा उसके अवयवों को उसकी पंक्ति स्तंभों की संख्या को जोड़ कर लिखते हैं, इंटू एम आई जे, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ तो समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए इस सारणिक में हमें निकालना है 4 का सखंड। तो 4 का सखंड निकालने का मतलब है लिखेंगे 4 की पंक्ति स्तंभ को। तो 4 की पंक्ति स्तंभ का हमें सखंड निकालना है, तो लिखा हमने ए यानी सखंड ए, और साथ में उसमें 4 की पंक्ति स्तंभ क्या है, 1 है ना। तो यहाँ लिखेंगे A11 बराबर, अब यहाँ पर -1 की पावर पहले से लिखना है और आई प्लस जे का मतलब है इसी 1 को यहाँ पर जोड़ कर लिखना है, इंटू यहाँ क्या लिखा जाएगा, उपसारणिक यानी 4 की उपसारणिक। तो 4 की उपसारणिक आप एक स्थान पर निकाल सकते हैं पहले से, तो या यहीं पर लिख सकते हैं। 4 का मतलब एक निकाल कर देख लेते हैं, 4 कौन सा पंक्ति स्तंभ में आता है, M11। तो M11 कितना आएगा, ऐसे पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8310। अब इसको आपको क्या करना है, मान ज्ञात कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मान प्रयोग करना है तभी यहाँ पर सखंड निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं 8 का 0 में गुणा 0 माइनस 1 का 3 में गुणा 3, और ये माइनस में 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 इस प्रकार से। अब समझिए -1 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा इंटू -3। अब आप जानते हैं किसी भी माइनस वाली संख्या की पावर अगर सम संख्या है तो उस पूरे का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक 1, और धनात्मक 1 में -3 का गुणा -3, तो यही है A11 का मान, मतलब कि इस 4 का सखंड -3 होगा, ठीक है। अब थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये इसका फार्मूला है, और साथ में उपसारणिक के लिए कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि उपसारणिक को संकेत के रूप में ऐसे MIJ बराबर जो भी होता है वो उस अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक। तो MIJ बराबर AIJV पंक्ति यानी आईवी पंक्ति और जेवी पंक्ति को छोड़ने पर प्राप्त जो सारणिक होगा वही उस अवयव का उपसारणिक होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं कैसे निकाला जाता है, ये जो हमने लगाया है इसको नोट कर लेंगे, ये इसका फार्मूला है, और यह हमने इसी वाले सारणिक के आधार पर एक मान ज्ञात करके दिखाया। तो अब चलते हैं कुछ प्रश्न वाले हल करते हैं, तब समझ में आएगा और अच्छी तरह से, ठीक है। नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 20, इसमें NCERT किताब से लिया है मैंने, और वास्तव में हमें इस सारणिक के सभी अवयवों का उपसारणिक और साथ में सखंड भी ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं उपसारणिक के लिए फार्मूला लिख देता हूँ, वास्तव में IJ बराबर AIJ का उपसारणिक। ये वास्तव में कोई फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इसको समझने के लिए ऐसे लिखा जाता है कि कैसे निकाला जाए। और दूसरा है AIJ बराबर, यानी कि किसी भी अवयव का हमें अगर सखंड निकालना है तो उसको -1 की पावर I प्लस जे के रूप में लिखेंगे और इंटू उसी अवयव के उपसारणिक को यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी MIJ के रूप में, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो देखिए इनसे सभी अवयवों का हमें उपसारणिक और सखंड निकालना है। तो सबसे पहला काम है उपसारणिक निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 का उपसारणिक निकालना है, तो उसका नाम है M11। M11 का मतलब A11 का
उपसारणिक। A11 का उपसारणिक लिखा हूँ ना। तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, मतलब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ लिख दिया 3। इसी प्रकार M12 का, तो M12 का मतलब -2 का है ना, तो लिखेंगे A12 का उपसारणिक। A12 का उपसारणिक का मतलब है A12 का मान है कितना, -2, उससे नहीं लेना है, उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ना है। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो हमें 4 मिलेगा, यहाँ लिखेंगे 4। इसी प्रकार M21 बराबर A21 का उपसारणिक। तो A21 का उपसारणिक क्या होगा, ये है A21 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे -2 मिलेगा, यहाँ लिख दिया -2। फिर आता है M22 का उपसारणिक, यानी कि A22 का उपसारणिक। A22 का मान कितना है, 3 है, यानी 3 का हमें उपसारणिक निकालना है। तो उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़कर देखिए, ऐसे 1 आएगा ना, ये आया। ठीक, अब निकालेंगे शाखंड, देखते हैं शाखंड क्या आता है। शाखंड जिसको किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे। और उपसारणिक के लिए हमने क्या लिखा था, उपसारणिक जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, शाखंड का मतलब है ये फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे A किसका निकालना है, 11 ना, तो A11 बराबर फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर, इसी को 1 + 1 करके लिखना है, और N2 MIJ का मतलब यहाँ पर M11, तो M11 निकाले हैं 3, यहाँ लिख दिया। कितना आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ने पर धनात्मक सम संख्या 2 आएगा। अगर किसी भी माइनस वाली संख्या की घात सम है तो पूरे का मान प्लस में आता है, तो ये +1 आएगा और 3 का गुणा करने पर 3। दूसरा चीज़ A12 बराबर, देखिए A12 का फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 2, है ना, इन्हीं को जोड़ना होता है, और N2 यहाँ पर रहेगा M12, तो M12 का मान देखिए निकाला हूँ 4, यहाँ लिखेंगे 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला सामने है, 4 लिखा। और इसका मान कितना आएगा, 2 1 3, यानी कि विषम संख्या, तो माइनस वाली संख्या की पावर विषम है तो -1 × 4 बराबर -4। फिर लिखा A22, तो A22 का मतलब A21 बराबर, A21 का मान कितना है, A21 का मतलब है -2। सबसे पहले यहाँ पर -1 की पावर कितना लिखेंगे, 2 + 1, इन्हीं को जोड़ा जाएगा, N2। यहाँ पर M21, तो M21 का मान देखिए कितना है, -2, यहाँ लिखा -2। अब बताइए 2 और 1 को जोड़ने पर 3, यानी विषम, तो -1 की पावर कितनी आ रही है, विषम संख्या में आ रही है, इसलिए माइनस में आएगा, और गुणे माइनस में 2 बराबर, दोनों गुणा करके धनात्मक 2। और चौथा है A22 बराबर, तो A22 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ से -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, 1 आया है, 1 लिखा, ये कितना दिया, इसको जोड़ने पर आएगा धनात्मक 4, यानी 4 सम संख्या है, तो -1 की पावर ये देगा प्लस में 1, और गुणे 1 बराबर 1। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, तो नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन था एक, और यहाँ पर लिखे थे क्या, -2 4 3। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.4। इसमें हमें वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल 20 लिया था, इसमें वही काम करना है। हमें इस 4 प्रकार का इसमें सवाल दिया है। अभी तो हमने 2 क्वेश्चन लिखा है,
इन सभी का सभी अवयवों का हमें उपसारिक और सखंड निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे तो झट से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपसारिक, यानी कि उपसारिक किसका, 2 का नाम है 1 तो M11 बराबर पहली चीज़ इसका 2 का उपसारिक, तो 2 से समय पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, मिल जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से M12 निकालना है, तो M12 का मान है -4 और इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़कर देखिए क्या बच गया, 0 लिख दिया। दूसरी चीज़ M21 बराबर 21 का मतलब 21, दूसरी पंक्ति पहली स्तंभ -4 आ रहा है। इसी प्रकार M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना बच गया, 2, तो यहाँ लिख दिया 2। ठीक, अब क्या करना है समझिए, अब हमें इसका सखंड निकालना है। तो सखंड का मतलब A11, तो A11 का फॉर्मूला आपको पता होगा, -1 की पावर लगाते हैं 1 + 1, इन्हीं को जोड़ते हैं और साथ में यहाँ पर M11 लिखते हैं। तो M11 का मान है 3, ऐसे। अब ये कितना देगा हमें, ये प्लस में 1 देगा और ये 3 बराबर कितना आएगा, 3। ठीक है, ये रहा, ये निकाल हैं हम लोग सहखंड, और ये हमने ज्ञात किया है उपसारणिक। ठीक है, ये 2 अंक या 3 अंकों में आ सकता है क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, बहुविकल्प में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब निकालते हैं A12, तो A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 इंटू 1 2 से संबंध, यानी यहाँ पर लिखेंगे M12 का मान है 0, ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 का इसमें गुणा कीजिए, 0 आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 का मान है -4, तो ये हमें कितना देगा, ये आएगा माइनस में 1 और ये पहले से माइनस धनात्मक हो गया और धनात्मक में 4। इसी प्रकार A22 का मान निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 2 लिखो और साथ में M22 का मान लिख दो 2 यहाँ पर, और ये देगा हमें धनात्मक 1, तो 1 × 2 बराबर कितना आएगा, 2। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला वाला सवाल लगा। अब आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसी प्रकार से एकदम आसान है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ व्यंजक जो अचर के रूप में दिया गया है, तो सिंपल से आपको ऐसे करना है, इनको अगर अचर माने या हम XYZ के आधार पर चर माने, तो इसमें गुणनफल करने के लिए वैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले M11, तो M11 का फॉर्मूला मतलब कि M11 कैसे निकालते हैं, 11 से समझ A है, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे D मिलेगा, तो D लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा M12 बराबर 1 2 B आएगा और निकाल दीजिए M21, तो 2 1 कितना आ रहा है, 2 1 C आया और M22 का मान आएगा 2 2 A आएगा। ठीक, अब निकालते हैं सखंड, और ये था उपसारणिक। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, सखंड निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू 11, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे M11 और M11 का मान है D, लिखा D, कितना आएगा, ये देगा धनात्मक 1 में D का गुणा D। इसी प्रकार A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 का मान B, यहाँ लिखा B, तो ये आएगा माइनस में देगा। अब लिखेंगे A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 का मान C, यहाँ लिखा C, तो ये भी आएगा माइनस में C, क्योंकि ये माइनस में देगा, विषम संख्या होगा ना, घात। इसी प्रकार M22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 का मान A है, A लिखा और ये देगा धनात्मक में 1, तो धनात्मक 1 का गुणा A में A।
ठीक है, इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे, यानी कि 2 गुणे 2 कोटि का हो या 3 गुणे 3 कोटि का हो, उसको आसानी से हल कर सकते हैं इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं पहले ही प्रश्न का 3 और चौथा सवाल। ये 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह सारणी दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है, थोड़ा लंबा होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर इसका हमें निकालना है उपसारणिक और सहखंड। यहाँ निकालते हैं M11, तो लिखेंगे क्या M1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह 3 गुणे 3 कोटि का है, इसमें कुछ प्रकार से इस और सारणिक मिलेगा। ठीक है, उस सारणी को हल करने पर ही M11 का मान प्राप्त होगा। तो M11 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो 1001 बचता है, तो 1001 बचता है और फिर इसको हल करते हैं तो ये आता है 1 - 0 = 1। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल आसान है। इसको ऐसे तिर्य गुणा कीजिए और 0 का 0 में गुणा करके लिख दीजिए, अगर आने पर प्लस में 1 आ गया। इसी प्रकार M12 बराबर, ध्यान दीजिए M21 का मतलब M12 1 2 क्या बच गया 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से। तो ये हमें पूरी तरह से क्या देगा 0 - 0 = 0। 0 का 1 में गुणा 0 माइनस करके 0 का 0 में गुणा 0, 0 आ गया। आगे चलते हैं M13 का मतलब 1 3, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 1 0 0 बचेगा, 0 1 0 0 और इसका मान भी कितना आएगा 0। बिल्कुल आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए M13 के बाद 2 1, अब 2 1 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ते हैं तो 0 0 0 1 बचता है, 0 0 0 1 और इसका मान भी कितना आएगा 0। इसी प्रकार से M22, तो M22 का मान 2 और 2 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे नहीं तो क्या बच गया 1 0 0 1, 1 0 0 1 और ये हमें एक प्रकार से 1 मान देगा, क्योंकि ये क्या है तत्समक है। ठीक है, तत्समक अभी बोलते हैं ना, जब विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं तो तत्समक अभी कहलाता है। तो इस सारणी में लिखा है तो इसको आइडेंटिटी डिटरमिनेंट मान सकते हैं। अगला देखते हैं M23, यहाँ पर M23 बराबर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या बच गया 1 0 0 0, 1 0 0 0, ये हमें क्या देगा 0। फिर लिखा M31 0 0 1 0 बच रहा है, 0 0 1 0, इसका मान भी कितना आएगा 0। अब देखते हैं M32, तो M32 का मान कितना होगा 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0, इसका मान कितना आएगा ये भी 0 आएगा। फिर देखते हैं M33, ठीक, M33 3 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 1 बच रहा है, 1 0 0 1, ये एक प्रकार का तत्समक है तो ये 1 देगा। 1 का 1 में गुणा 1 और माइनस करके 0 में 0 का गुणा 0, 1 में से 0 घटा दो 1 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हमें निकालना है सहखंड। ये तो पहले क्वेश्चन में ही हो गया, अब निकालेंगे सहखंड। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बाद में लिखूँगा या इसको नोट करेंगे तो देखते हैं। अब निकालना है सहखंड। सहखंड निकालने के लिए इतनी का उसमें मान में प्रयोग करना है सूत्र की सहायता से। तो देखिए पहली चीज़ A11 बराबर, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा -1 की पावर 1 + 1 लिख करके और यहाँ पर इंटू लगाएंगे M11 कितना है 1, ये कितना देगा 1, है ना, हल कर सकते हैं इसको। इसी प्रकार A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 और 1 + 2 का मतलब यहाँ जोड़ने पर 3 आएगा, विषम तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर M12 का मान है 0, ये सब मिला करके 0 आया।
इसी प्रकार MA13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 का मान कितना है 0, ये भी आ गया 0। A21 -1 की पावर 2 + 1 और इंटू M21 का मान है 0, ये देगा 0। M22 बराबर -1 की पावर 2 + 2, ये हमें धनात्मक देगा। वैसे आप समझ सकते हैं कि जब ये 0 हो जा रहा है तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला माइनस में देगा, ये भी माइनस में आएगा, तो 0 ना माइनस है ना प्लस से, 0 ही लिखते जाएंगे, ये धनात्मक में आएगा। और M22 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, ये प्लस में 1 प्राप्त होगा। जोड़ने पर सम संख्या आएगा तो इसकी पावर सम संख्या है तो धनात्मक, और धनात्मक 1 में 1 का गुणा 1। अच्छा अब देखते हैं A23 बराबर, तो लिखते हैं -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, ये पूरी तरह से 0 हो गया। ठीक है, अगली चीज़ A31 कितना, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 का मान 0, यह भी हो जाएगा 0। A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 का मान 0 है, ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, एक और है A33, तो A33 को लिखेंगे -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33 का मान है 1, और साथ में इस पूरे का मान +1 आएगा, और 1 में गुणा करने पर 1 आया। ठीक है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर इस वाले को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग हल करेंगे, चलेगा ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक सारणिक दिया गया है, इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सारणिक का मान किसी पंक्ति के अनुदिश या किसी स्तंभ के अनुदिश से लेकर के नहीं निकालना है, बल्कि हमें सखंड की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो वास्तव में इस सारणिक का मान सखंडों की सहायता से भी ज्ञात किया जा सकता है। अब वो सखंड क्या होगा, किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सखंड का प्रयोग करके ही उस पंक्ति के अवयवों का उसी पंक्ति के सखंडों को गुणा करके क्रम से जोड़ करके निकाला जाता है। देखिए इसका मैं फॉर्मूला निकालता हूँ। किसी भी सारणिक का अगर हमें मान ज्ञात करना है सखंड की सहायता से, तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दिया गया है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके निकालना है। तो दूसरी पंक्ति के सखंड का मतलब दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का नाम होगा A21, और इसके साथ इस अवयव के सखंड को भी गुणा कर दें, यानी A21 का। और फिर दूसरे वाले में चलें, 0 के अवयव का नाम, तो उसका नाम है A22, और इस अवयव का सखंड भी गुणा कर दें निकाल करके, फिर प्लस करके। तीसरी वाले इस 1 का नाम है A23, और इससे संबंधित जो सखंड आएगा उसका भी गुणा कर दो, तो ये पूरी तरह से उस सारणी का मान निकाल करके देता है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरी पंक्ति के अवयवों का सखंड पर निकालते हैं। सखंड यहाँ पर डायरेक्ट निकाला जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होगा सखंड का, यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे सखंड, और सखंड का फॉर्मूला होता है, सखंड का फॉर्मूला AIJ बराबर -1 की पावर I + J इंटू MIJ,
अब यहाँ आई और जे क्या है, आई वाली पंक्ति के अवयव और जे वाली स्तंभ का अवयव। ठीक, आई पंक्ति जे स्तंभ है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति का ही केवल अवयव का सखंड निकालना है। तो यहाँ पहले सखंड निकालते हैं, ए दूसरी पंक्ति, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी पंक्ति के सखंड, नीचे से ए दो का मतलब वहाँ पर जैसे लिखे ना 2 1 लिखा, ए 2 1 बराबर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1 और साथ में यहाँ पर क्या लिखते हैं M21। आप चाहें तो सबसे पहले हम उपसारणिक निकाल लें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि सखंडज निकालने से पहले हमें उपसारणी की जरूरत पड़ती है, उसको आप पहले निकाल कर रख लेंगे। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब कि इस वाली पंक्ति और इस अवयव के स्तंभ को छोड़ करके जो बचता है उनको आपस में वज्र गुणन से गुणा कर दीजिए। तो दो पंक्ति, दूसरा वाला अवयव दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो ऐसे लेकर गुणा करेंगे, छोड़ देंगे इसको, तो क्या बच गया 3 8 2 3, मतलब कि 3 का 3 में गुणा 9 और 2 का 8 में गुणा 16, तो 9 - 16, तो 9 - 16 कितना आएगा, 9 - 16 यानी कि 9 7 16 माइनस में 7 आया, यहाँ लिखिए माइनस में 7, तो कितना आएगा, ये देगा धनात्मक ऋणात्मक, -1 गुणे -7, दोनों क्या हो जाएंगे धनात्मक 7। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जीरो संबंध, जीरो से तब तो जीरो हो जाएगा, तो 822 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 2 गुणा, अब देखते हैं इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे क्या बचेगा। जीरो की पंक्ति स्तंभ छोड़ने पर हमें दिखाई दे रहा है इस प्रकार से 5 8 1 3 बच गया, तब 5 का 3 में गुणा 15 और 1 का 8 में 8, 5 या 15 - 8, 15 में से 8 घटाइए 7 आएगा, यहाँ लिखेंगे 7 बराबर ये देगा हमें 2 + 2 धनात्मक सम संख्या आएगा, तो धनात्मक 1 में 7 का गुणा 7 आया। ठीक, अगला 1 है, तो 8 2 3 बराबर -1 की पावर 2 + 3 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे M23 का मान, M23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ को छोड़ दिया, तो 5 3 1 2 बचा, अब 5 का 2 में गुणा 10 और 1 का 3 में गुणा 3, 10 में से 3 गया 7, यहाँ लिख दिया, और ये कितना आएगा -7। ठीक है, समझ गए ना, -1 की पावर जो भी आएगी विषम संख्या, 3 2 5 विषम है, तो ये पूरी तरह से -1 देगा, और -1 में 7 का गुणा -7। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे उसका मान, तो अब इसे मान रखते हैं, तो डेल्टा यानी कि सारणी का मान बराबर A21 का अवयव कौन सा है, 2 है, लिख दिया 2 गुणा, यहाँ पर A21 ये वाला कैपिटल A21 यानी ये सखंड है, तो इसका मान है 7, प्लस A22 का मान 0 है, गुणे A22 का मान ये वाला 7 है, प्लस A23 1 है, गुणे और A23 का मान कितना है -7। ठीक है, अब इसको हल कर डालिए, 14 + 0 प्लस माइनस में 7, तो 0 हट गया, 14 - 7 बराबर 7, ये आएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लो तो आया है कि नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वैसे ही काम करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, एक प्रकार से चर राशियों को दिया गया है सारणिक में, और इस सारणिक का मान हमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके निकालना है। तो तीसरे अवयव के सखंड का मतलब ये तीसरा वाला स्तंभ है, इन स्तंभों में जो भी अवयव उनके अवयवों की सहायता निकालना है।
तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल बहुत ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, बेसिक है लेकिन कुछ ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ के अवयवों का सखंड। तो यहाँ लिखा तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड। देखिए तीसरा स्तंभ ये है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या होगा, 1 3 है ना, तो A1 3 बराबर -1 की पावर 1 + 3 इंटू यहाँ रहेगा क्या, M1 3। तो उसी के पंक्ति स्तंभ को छोड़ने पर बच गया 1y 1z। तो गुणा करेंगे तो z - y, z - y। तो ये पूरी तरह से आएगा कितना, z - y, क्योंकि ये धनात्मक होगा। अब लिखते हैं A1 1 नहीं 2 है ना, A इसका नाम है 2 3 2 3। अब इसकी स्तंभ पंक्ति छोड़िए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1x 1z बचा, तो इसका इतने गुणा z और ये -x। तो यहाँ पर सबसे पहले -1 की पावर 2 + 3 इंटू z -x आया है ना। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये आएगा माइनस में और माइनस में इसका गुणा माइनस में z -x आएगा। अब चाहे तो इसको हम चिन्ह बदलते हैं, ये बदलने पर क्या होगा, अंदर जा करके जो माइनस होगा प्लस और जो प्लस होगा माइनस, तो ये हो जाएगा x - z। ठीक है। अगला एक और है x y, इसकी तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो 3 3 ये 3 3 बराबर -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33 का मान, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ा 1x 1y यानी y - x। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये देगा धनात्मक और ये y - x आएगा। ठीक है। जब भी किसी माइनस वाली संख्या की पावर सम संख्या आती है तो धनात्मक मान देता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब निकालते हैं इसके तीसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करके क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ देखिएगा। इसलिए डेल्टा यानी कि त्रिभुज सारणी का मान बराबर, फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, इसी को अवयव के रूप में A13 का मतलब स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13 प्लस इसके लिए स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23 प्लस इसके लिए स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। जिस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके निकालना होता है, उसी से संबंधित अवयव और उसी के सहखंड का गुणनफल का योगफल ही उस सारणी का मान प्राप्त होगा। अब मान रखिए A13 का मान yz कोष्ठक में A13 देखिए यहाँ पर है z - y प्लस A23 zx कोष्ठक में A23 कितना है x - z, दूसरा प्लस A33 xy कोष्ठक में A33 कितना है y - x। ठीक है, अब आराम से हल करना है और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। yz का z में गुणा, ध्यान से देखेंगे, yz स्क्वायर z का z में होगा ना, माइनस yz का y में y स्क्वायर z, फिर लगाया प्लस zx का x में zx स्क्वायर, ये तो आप पढ़ कर आए हैं व्यंजकों का गुणनफल कैसे करते हैं। zx का z में माइनस में z स्क्वायर x प्लस xy का y में xy स्क्वायर माइनस
एक्स वाई का एक्स में एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से हमें इसमें एक प्रकार से जोड़ा बनाना है, तो यहाँ से जो भी स्टेप काम करते हैं उसको कहा जाता है पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड करना। तो पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड करने का मतलब, जैसे आप गुणनखंड कई प्रकार से पढ़े थे, दो घात वाले का गुणनखंड मध्य पद विभक्त बी से, या जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता था उसकी सहायता से ऐसे गुणनखंड करते थे। लेकिन यहाँ पर अधिकतम पद आते हैं तो इसको पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड कहा जाता है। तो इसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाला है वो एक्स स्क्वायर के साथ, और वाई से संबंधित वाई की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, सबसे एक्स वाला ही घात देखेंगे, उसके बाद वाई से संबंधित, उसके बाद जेड से संबंधित। तो एक्स वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, साथ में ये है, इन दोनों को पहले लिखते हैं। ये जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखिए, अब बच गया कौन सा, ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब बच गया ये दोनों, इनको पहले लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है ना, तो इससे हमें क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसका और गुणनखंड करने पर हमें एक प्रकार से जेड माइनस वाई वाई माइनस जेड मिल जाए, जो भी मिल जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और अंत में इसको प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन। देखिए यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कौन सा किसके साथ जुड़ा बना है, जिससे हमें कॉमन लेने पर समान कोष्ठकों में समान मिल जाए। तो हमें करना क्या है, एक्स वाला संबंधित घात को एक तक कर दो, जो एक्स वाला से बंद एक्स के अधिकतम घात को। तो इन सब में एक्स की अधिकतम घात जो थी उसको मैंने पहले लिख दिया, इसको जोड़ा बना लिया। दूसरा एक्स की कम घात वाला, यहाँ पर एक्स की 1 घात वाला है, और तीसरा जिसमें एक्स की पावर नहीं है उसको अंत में एक साथ। समझ आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन सभी पदों में जो कि 6 पद हैं, 6 पदों में जो सबसे एक्स की अधिकतम पावर है उनको एक साथ ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स की अधिकतम पावर है, ये यहाँ भी है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा बना दिया। समझ आया। फिर दूसरा, अब एक्स की एक पावर कौन कौन सा है, इसमें तो है नहीं, यहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दिया। और जिसमें अब एक्स नहीं है, 0 पावर है, उसको एक साथ। ये तरीका होता है बनाने का, इसको बोलते हैं पुनर्समूहन। शायद आप पढ़े होंगे, पिछले वाले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें पुरानी वाली किताब चलती थी, उसमें पाठ्यक्रम बदला नहीं था, उस समय का हम लोग का ये पढ़ा हुआ गुणनखंड है। तो मैंने बता दिया आपको, ध्यान से इसको समझेंगे और कैसे पुनर्समूहन करते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बच जाएगा जेड माइनस वाई। इन दूसरे जोड़े में ये पहले इनका जो चिन्ह है उसी को कॉमन ले आता है, चाहे इसमें माइनस हो या ना हो, ये ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स केवल कॉमन है। यहाँ बचिएगा जेड स्क्वायर जो कि धनात्मक, और ये प्लस था तो हम माइनस लिख करके लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करने पर धनात्मक आ जाएगा। इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें देखिए दोनों में 2 बार कॉमन एक साथ आ रहा है। कौन सा, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। तो दोनों में कौन सी कॉमन लेंगे, तो आंसर है कि दोनों में वाई और जेड की सबसे कम पावर वाला कॉमन। तो दोनों में वाई की कम घात ये है और इसमें दोनों वाई की जेड की पावर ये है, तो इसको कॉमन लिया वाई जेड। यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा माइनस में एक वाई, ठीक है। अब फिर देखिएगा ध्यान से, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर और इसको लिख दिया जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार से फार्मूला हो करके विस्तार हो जाएगा, जानता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, पहले में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इस प्रकार से इसको लिखेंगे जेड प्लस एक्स
जेड प्लस वाई, और ये जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है, तीनों पदों में देखिए जेड माइनस वाई का मान आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया जेड माइनस वाई, तो जो बचेगा उसको अलग से कोष्ठक में इस वाले पद में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू जेड प्लस वाई बचेगा, एक्स इंटू जेड प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई जेड, ये बचा है। ठीक, एक तो मिल गया। अब यहाँ इसका गुणा करके फिर से जोड़ा बनाएंगे और वही वाला चीज़ पुनर्समूहन में अधिकतम पार वाला फिर कम पार वाला। तो अब देखते हैं कौन सा इसमें ऐसा गुणा करते हैं इसका। बने रहिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, ऊपर कहीं लिखता हूँ, या इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, इससे और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ तो हमने हल किया है। अब देखिए इसमें हमें जोड़ा बनाना है, ऐसा जोड़ा बनाना है कि कुछ दोनों कॉमन आकर के गुणनखंड बन जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा x माइनस जेड, और वैसे ही इसमें ऐसा कॉमन लें कि x माइनस जेड बच जाए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे बन गया जोड़ा, इसका ऐसे इसका ऐसे। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ लगाता हूँ, ये लिखा गया है जेड माइनस वाई, और इसमें जोड़ा बनाया है मैंने इसका, तो इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा पहले x माइनस जेड, यहाँ पर ये बचेगा ना, फिर यहाँ से लिया माइनस कॉमन, क्योंकि इस जोड़े में पहले वाला चीज़ ही कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन, और यहाँ लिख दिया क्या बच गया x माइनस जेड। अब ध्यान से देखिए इस दोनों कोष्ठक में x माइनस जेड है ना, तो इसको भी फिर से कॉमन लेकर के एक कोष्ठक में डाल दिया, तो ये कॉमन लेंगे तो x माइनस जेड एक कोष्ठक में, और इसको कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई। इस प्रकार से ये आंसर आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका। यहाँ देखिए ये आंसर में कुछ ऐसे दिया है, इसको बनाया जा सकता है। उसमें क्या किया है कि चर राशि के घटते क्रम में लिख दिया है। सबसे पहले तो x माइनस वाई लिखा है, यहाँ लिख दिया x माइनस वाई। अब इसके बाद आता है y माइनस जेड, तो इसमें तो y माइनस जेड है नहीं, जेड माइनस वाई है, तो क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। देखिएगा ऐसे माइनस कॉमन लिया तो ये पलट जाएगा y माइनस जेड, वैसे ही इसमें भी माइनस कॉमन लीजिए जिससे ये जेड माइनस एक्स बन जाए, क्योंकि हमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ऐसे लिखना होता है क्रम से, अल्फ़ाबेट के क्रम में। तो यहाँ पर लेटर के क्रम में लिखना होता है ना, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। दूसरा चीज़ इसमें से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ और ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ये इस प्रकार से, और ये बंद कोष्ठक ऐसे। अब इस माइनस का माइनस में पूरा प्लस हो गया, और जो बचेगा वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस, वाई माइनस जेड बच गया, और यहाँ पर जेड माइनस एक्स, यही एनसीईआरटी किताब में आंसर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका आंसर आता है वो भी सही माना जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। जैसे आप समझ सकते हैं कैसे अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखने के लिए कहा जा रहा है। एक्स वाई जेड अगर है इन तीन चौरासी में कोई एक व्यंजक, तो आपको करना क्या है, अगर इसको माइनस करके लिखा गया है तो अब आप समझिए इसको पलट दीजिए। एक्स के बाद आता है वाई, और वाई के बाद आता है जेड, फिर अगला लिखेंगे तो वाई के बाद आता है जेड, और जेड के बाद फिर पहले वाला एक्स, इस तरह से कह रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से बच्चों, यदि एक प्रकार का सारणिक दिया है ये 3 गुणे 3 कोटि का, और इस सारणिक की AIJ का सखंड, यानी इस सारणिक जो भी है उसका सखंड या तो पंक्ति का हो या तो स्तंभ का, वो AIJ कैपिटल AIJ दिया गया है, तो हमें सारणिक का मान निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बताना है। मतलब हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको पढ़ाया कि किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए यदि सखंड का प्रयोग करते हैं तो वो सखंड का प्रयोग करने के लिए किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपको मैंने बताया था इससे पिछले प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में, वो ये है कि किसी भी सारणिक का मान यदि सखंड की सहायता से प्राप्त करना है, तो ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है नियम कि उस पंक्ति या उस स्तंभ के अवयवों के साथ उन्हीं अवयवों के सखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी सारणिक का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो मान लीजिए कि हमें इस पहली पंक्ति के अनुदिश, पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के अनुदिश सखंड की सहायता से निकालना होता है इसका मान, उन अवयवों के सखंड की सहायता से। तो मान लीजिए हमें अगर पहले स्तंभ के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले वाले स्तंभ के अवयवों के साथ इन अवयवों के सखंडों के गुणनफल का योग के बराबर, यानी कि A11 लिखा है तो इसी का सखंड A11 प्लस A12 A21 है तो इसी का जो 21 वाला अवयव है इसी का हमें सखंड प्लस A31 तो इसी का हमें क्या लेना चाहिए, कैपिटल A31। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बनता है। आप चाहें तो यदि आप तीसरे वाले स्तंभ के अवयवों के सखंड का प्रयोग करके निकालेंगे तब फार्मूला बनाएंगे आप तब आप फार्मूला बनाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, पहले वाले स्तंभ के अंदर निकाला, उसको मैं लिखता हूँ ऐसे C1 ठीक है, C1 के अंदर। तो अब अगर मान लीजिए तीसरी के अंदर निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे C3 वाले तीसरी स्तंभ के अंदर, तब उसका फॉर्मूला बनता है A13 और कैपिटल A13। ठीक, उस अवयव का सखंड के साथ गुणनफल करते हुए सबका योग, इसके लिए A23 और इसी के सखंड का गुणनफल प्लस इसके लिए A33 और कैपिटल A33, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो देखेंगे ये क्रम क्या आ रहा है। जो यहाँ 1 लिखा है वही यहाँ पर भी 21 है, यहाँ भी 21, 31 है, यहाँ भी 31, ऐसे इसमें भी 13 है तो 13, 23 है तो 23, 33 है तो 33। तो इस प्रकार से समझ गए कि इस वाले विकल्प में कौन सा ऐसा है जो क्रमशः इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। तो चेक कर लीजिए, 11 है तो 31 आ गया, पहले कैंसिल हो गया। 11 है, यह 11 है, 12 है 21 आ गया, ये भी कैंसिल। 21 है 11, ये भी कैंसिल। 11 है 11, 21 21, 31 31। तो ये हमको लगता है डी वाला विकल्प सही है ये। ठीक, इस प्रकार से किसी भी सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयवों के सखंड की सहायता से उस सारणी का मान ज्ञात करना होगा, तब इस प्रकार से ही फार्मूला बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त होती है।